Hello everyone and welcome back to my channel Miracle Learning. So let's continue with the discussion, solution, explanation and analysis of questions from UGC NET Public Administration June 2020 exam conducted in the month of November 2020, right? Moreover, it is not only about the solution and explanation, it is also about the right mindset and how you can solve the questions even without not knowing them for sure, राइट। तो वहां पर आपने गैस कैसे मारनी है, किस तरीके से आप एलिमिनेशन से कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो वो भी हम जो है इन वीडियोस में डिस्कस करते हैं। सो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so in the last video I shared about Miracle Learning Survey and thank you so much everyone for sharing your responses. And if you have not filled this survey, तो जो अभी फॉर्म है, जो सर्वे है अभी भी ओपन है, you can find the link in the description box. You can take the survey and we will be accepting responses टिल टुमारो इवनिंग, राइट। तो कल शाम तक ये जो है अराउंड 5-6 PM तक जो है ये फॉर्म ओपन है। वी विल बी एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज। तो अगर आपने नहीं भरा है आप भर सकते हैं, और जिन्होंने भर दिया है उसके लिए thanks a lot. Okay, so it is basically to understand your challenges and problems that you face as a student of public administration as well as in a preparation of UGC NET exam. तो आइए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31 is given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason are, और उसके हिसाब से हमें ऑप्शंस होते हैं वो चूज करने होते हैं। यू ऑलरेडी नो कि हमें ये जो ऑप्शंस होते हैं कैसे होते हैं, राइट। तो लेट अस स्टार्ट। सो assertion is governance is not simply about elected representatives making values, policy and tool choices for implementation. कि जो गवर्नेंस है वो सिर्फ इट इज नॉट ओनली फॉर किसके बारे में नहीं है कि जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो चूज करें, क्या चूज करें, टूल्स चूज करें, पॉलिसी कौन सी बनानी है वो चूज करें, क्या क्या वैल्यूज होंगी किसी पॉलिसी में, डिसीजन में वो चूज करें इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो ये सिर्फ इस चीज के बारे में नहीं है। तो गवर्नेंस जो है जो खाली हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके एक्शंस के बारे में नहीं है, ये कहना चाह रहा है। सो इज दिस ट्रू? क्या जो गवर्नेंस है वो खाली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू होती है, क्या किसी और का रोल नहीं होता? तो ऑब्वियसली होता है। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है क्योंकि यहाँ पे नॉट दिया हुआ है। सो assertion इज करेक्ट। Now reason R is governance also involves practices and processes for people to participate in the work of government. ऑब्वियसली एक पीपल पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है गुड गवर्नेंस का, राइट। तो इट इज सेइंग दैट गवर्नेंस आल्सो इन्वॉल्व्स प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इन द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। सो आर इज आल्सो करेक्ट। नाउ इधर हमारा जो होगा ऑप्शन 1 करेक्ट होगा या ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। नाउ जो रीजन है क्या वो सही है ए का, वो उसको जस्टिफाई कर रहा है, क्या वो एक्सप्लेन कर रहा है ए को? अब हम पढ़ के देखते हैं। गवर्नेंस इज नॉट, just a minute, yes, governance is not simply about elected representatives making values, policy and tool choices for implementation, because governance also involves practices and processes for people to participate in the work of government. Does it make sense? Yes, it is making sense. Okay, so reason जो है R जो है it is explaining our assertion. So both A and R are correct and R is the correct explanation of A. So आपको जो option number 1 है that is correct. So in this manner you can solve such questions of assertion and reasoning. So the question is from unit 9 governance and good governance. Topic is concept of governance and option number 1 is correct. Okay, so the next question is 32 match list 1 with list 2. So list 1 में आपको आर्टिकल्स दिए हुए हैं 330, 334, 340 and 342, राइट। तो ये आपको आर्टिकल्स दिए हुए हैं और लिस्ट 2 के अंदर हैं आपके प्रोविजंस। तो ये प्रोविजंस पढ़ लेते हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू सीज आफ्टर 70 ईयर्स। ये जो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है और रिजर्वेशन है वो बंद हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी आफ्टर 70 ईयर्स। तो एक तो ये है। उसके बाद है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा में जो रिजर्वेशन है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। देन थर्ड इज शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सो इट इज एक्सक्लूसिवली शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एंड लास्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन to investigate the conditions of backward classes, राइट। तो ये आपको फैक्चुअल क्वेश्चन है और मुश्किल भी लग सकता है, पर ऐसा नहीं है कि रैंडमली इन्होंने कोई आर्टिकल्स जो है पूछ लिए हैं। आपका यूनिट 7 जो है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अंदर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वुमेन, चिल्ड्रन और अदर बैकवर्ड क्लासेस, इन सबके लिए जो प्रोविजंस है वो मेंशन है, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है आर्टिकल्स हमें पता होने चाहिए। तो आपको आर्टिकल 330 से लेकर आप 342 तक
ये जो आर्टिकल्स हैं ये सारे जो हैं इनसे रिलेटेड प्रोविजंस जो हैं वो कवर करते हैं, तो यू मस्ट नो ऑल दीज आर्टिकल्स, आप पढ़ के जाएंगे। तो एक बार मैं आपको अब जो हमारा इसमें ऑप्शंस में दिया हुआ है वो वाला आर्टिकल्स बता देती हूँ। सो आर्टिकल 330 जो है यहाँ पर, अच्छा, इफ यू नो द आंसर्स यू कैन मैच अकॉर्डिंगली, अपने आप कर सकते हैं। तो आर्टिकल जो हमारा है 330, इट टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ पीपल, राइट। तो आपका यहाँ से आ जाएगा ए का ऑप्शन 2, reservation of seats for scheduled castes and scheduled tribes in the house of people, this is your article 330। अब यहाँ पे हाउस ऑफ पीपल की बात हुई है, मतलब लोकसभा की बात हुई है। अगर यहाँ पे होता स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लाइक रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो आपको यहाँ पे 330 की बजाय आपका आर्टिकल 332 हो जाता, right? So article 330 talks about reservation of seats for scheduled caste scheduled tribes in house of people, and article 332 talks about the same reservation in the state legislative assemblies, right? उसके बाद 333 भी मैं आपको बता देती हूँ। 333 जो है वो एंग्लो इंडियन से डील करता है। तो कमिंग टू आर्टिकल 334 जो आपका नेक्स्ट पूछा गया है, इट इज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू सीज आफ्टर 70 ईयर्स। तो आपका जो बी है उसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बी का 1 देखिए, ए का 2 और बी का 1, तो ए का 2 एंड बी का 1 है आपके ऑप्शन नंबर 4 के अंदर, तो इसका ऑप्शन जो है वो 4 करेक्ट होना चाहिए, राइट। तो इस जो आर्टिकल है 334 में बहुत बार चेंजेस किए गए हैं। उसको पहले जो था ये था कि रिजर्वेशन जो है वो 1960 तक रहेगी, फिर वो एक्सटेंड होती गई, और अभी जो लेटेस्ट प्रोविजन है वो क्या है कि अभी जो रिजर्वेशन है वो 2030 तक मानी गई है। इट वाज 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसने रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर दिया अगेन बाय 10 ईयर्स, और वो 2030 तक जो है अब रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है वो एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो ये कौन सा आर्टिकल था आपका, आर्टिकल 334। ना उसके बाद हमारा है आर्टिकल 340। तो आर्टिकल 340 जो है इट डील्स विद नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो आपका ऑप्शन नंबर 4, सी का 4, ठीक है। तो इट डील्स विद नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कब कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दी गई, कब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, रिसेंटली दिया गया था 2018 के अंदर, ठीक है। उससे पहले वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी। 2018 में उसको जो है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। बनी कब थी वो, 1993 में बना था ये कमीशन। कब बना था, 1993 में। 1992 के अंदर, 1992 के अंदर आपका इंदिरा सोहनी केस हुआ था। उसके बाद 1992 में आपका इंदिरा सोहनी केस हुआ था, और उसके बाद 1993 में जो कमीशन है वो बना, और 2018 के अंदर जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। नाउ लास्ट इज आर्टिकल 342। तो ये शेड्यूल ट्राइब से डील करता है। तो शेड्यूल ट्राइब्स किसको हम कहेंगे, कौन सी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब्स माना जाएगा, कौन उनको डिक्लेयर करेगा, वो प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट कैसे डिक्लेयर करेंगे, ये जो सारा प्रोसीजर है दैट इज इन आर्टिकल 342। तो डी का आपका 3 हो जाएगा, सो ऑप्शन 4 वुड बी करेक्ट, राइट। तो ये आर्टिकल्स अब आई होप कि आप आगे जो है भूलेंगे नहीं, भूलेंगे तो आप इसको मतलब रिवाइज कर लीजिएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, एंड द क्वेश्चन वाज फ्रॉम यूनिट 7 सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। टॉपिक वाज अफर्मेटिव एक्शन रिजर्वेशंस और इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। Now next question is, which among the following is correctly linked in the compulsory provisions of 73rd Constitutional Amendment Act? तो अब जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट पढ़ते हैं, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ते हैं, इसके जो प्रोविजंस है सारे के सारे, ग्राम सभा होनी चाहिए, ग्राम पंचायत होनी चाहिए, 3 tier सिस्टम होना चाहिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, रिजर्वेशन, जितने भी प्रोविजंस हैं टोटल वो 2 कैटेगरीज में आपके डिवाइडेड हैं। ओके, 2 कैटेगरीज में है जो वो डिवाइडेड हैं। उनमें से कुछ है वॉलंटरी और कुछ है कंपल्सरी। तो जो कंपल्सरी प्रोविजंस हैं वो सब स्टेट को करने ही करने पड़ेंगे, मानने ही पड़ेंगे, और जो वॉलंटरी प्रोविजंस हैं वो उनकी मर्जी है, वो किस एक्सटेंट तक मानते हैं कि नहीं मानते हैं। ओके, इट डिसाइड्स ऑन देयर विल। तो अब पूछा गया है आपको 4 जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कौन कौन से जो है कंपल्सरी प्रोविजंस हैं। तो ए क्या है, ईच स्टेट टू सेट अप स्टेट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years। Second is tenure of Panchayati Raj institutions is fixed at 5 years. Third is voting rights to the members of union and the state legislature in local bodies. And fourth is organization of Gram Sabha.
अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा कंपलसरी होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, फर्स्ट है, ग्राम सभा नहीं होगी तो कौन वोट करेगा, राइट? तो ग्राम सभा तो होगी कंपलसरी। तो डी ऑप्शन जिसमें नहीं है वो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। 1 एलिमिनेट हो गया, 2 एलिमिनेट हो गया, तो 3 बच गया और आपका 4 बच गया। तो इसका मतलब बी भी है, डी भी है। अब ए और सी में से आपकी एक स्टेटमेंट सही है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो कंपलसरी होगा। ये वोटिंग राइट्स टू मेंबर्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन लोकल बॉडीज। तो इसमें से कौन सा कंपलसरी है? अगर आप थोड़ा सोशली अवेयर हैं अपने एरिया में तो ए जो है वो कंपलसरी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी ऑप्शन ए, बी एंड डी ओनली, राइट? ए, बी एंड डी ओनली। तो आपके ये सारे जो है कंपल्सरी प्रोविजंस हैं। जबकि सी स्टेटमेंट है वो कंपल्सरी नहीं है, वॉलंटरी है। तो स्टेट की मर्जी है कि वो ये राइट्स देती है कि नहीं देती है, राइट? आई कैन ऑफर यू अ टिप ओवर हियर। तो बेसिकली क्या है, जितनी भी स्ट्रक्चरल जो रिकमेंडेशंस हैं इस एक्ट के, जो प्रोविजंस हैं, वो सारे के सारे जो है वो हमारे कंपल्सरी हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि ग्राम सभा होनी चाहिए, 3 टियर सिस्टम होना चाहिए, उसकी जो टेन्योर है वो 5 ईयर्स होना चाहिए, रिजर्वेशन होनी चाहिए शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और विमेन के लिए, ठीक है? और ये जो रिजर्वेशन है ये तीनों टीयर्स पे होनी चाहिए, और ये मेंबर्स के लिए भी होगी रिजर्वेशन और चेयरमैन या चेयरपर्सन के लिए भी होगी, ठीक है? तो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, स्टेट फाइनेंस कमीशन होना चाहिए। तो सारी जो स्ट्रक्चरल जो है प्रोविजंस, ये सारे के सारे कंपल्सरी हैं। जो प्रोविजंस पावर देने के ऊपर है ज्यादातर, ठीक है, कि स्टेट को आप कितनी, लोकल बॉडीज को आप कितनी ऑटोनॉमी दे रहे हो, लोकल बॉडीज को आप कितनी फाइनेंशियल पावर दे रहे हो, लोकल बॉडीज जो 11th शेड्यूल है उसमें उनकी फंक्शंस किस कौन कौन सा फंक्शन कर सकती है, और जो आपका ऑप्शन ये जो सी स्टेटमेंट है, ये सारे आपके आएंगे वॉलंटरी प्रोविजंस के अंदर, राइट? तो ये आप इस तरीके से जो है इनको याद रख सकते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है वो यूनिट 4 स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिक इज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नाउ मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 है सोशल इक्विटी, क्रॉस कल्चरल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडी, सोशल ग्रुप्स इन डेवलपिंग सोसाइटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम इन डेवलपिंग कंट्रीज। लिस्ट 2 में है कलेक्ट्स, साला, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, अब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से देखते हैं इनमें से कौन सा मैच कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है मैच कर रहा है, सोशल इक्विटी। तो हम प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं इसके, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 5 वैल्यूज हैं, मेन जो है थीम है, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से हैं? सोशल इक्विटी है, रेलेवेंस है, वैल्यूज होनी चाहिए वो है, ठीक है, क्लाइंट फोकस है, ये सारे जो हैं इसके प्रिंसिपल्स हैं। तो सोशल इक्विटी आपका जो है एक आपका 4 ऑप्शन आ जाएगा। तो आप ए के अंदर देखेंगे, ऑप्शंस में देखेंगे तो ए का 4 एक ही स्टेटमेंट में है। तो आपको यहीं से हिंट मिल गया कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। अब बी का 3 यहाँ पे लिखा है, बी का 3, तो यहाँ देखिए बी में क्या है? क्रॉस कल्चरल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडी, और 3 क्या है? कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इट इज मेकिंग सेंस। व्हाट इज कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? डज इट इन्वॉल्व क्रॉस कल्चरल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडी? यस, इट डज इन्वॉल्व। तो बी का 3 भी आपका जो है सही हो गया। उसके बाद सी का है 1, कलेक्ट्स, एंड डी का है आपका 2। तो जो रिग्स हैं उन्होंने स्टडी की डेवलपिंग सोसाइटीज का, और उन्होंने सोसाइटी को भी स्टडी किया, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को करा, उन्होंने इकोनॉमिक सिस्टम्स को करा। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम था वहां का, दैट वाज कॉल्ड साला, जिसमें हम प्रिज्मेटिक साला मॉडल पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 डी का। एंड जो कलेक्ट है दैट इज सोशल ग्रुप्स इन डेवलपिंग सोसाइटी। तो सी का आपका आ जाएगा 3, ठीक है? तो ये क्लब प्लस सेक्ट से आपका बना है कलेक्ट, क्लब प्लस सेक्ट इज इक्वल टू कलेक्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन इज फ्रॉम कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिक मैंने यहाँ मेंशन किया है फ्रेड्स रिग्स टाइपोलॉजी ऑफ सोसाइटी एंड फीचर्स, क्योंकि 2 जो है ऑप्शन उसमें से हैं। क्रॉस कल्चरल एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंपैरेटिव भी है वो भी ये यूनिट है। एनपीए जो है वो हम दूसरे यूनिट में पढ़ते हैं, पर मैंने इसको यहीं से मेंशन कर दिया है, राइट? नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज द बुक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन एशिया वाज रिटन बाय। इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, किसने लिखी है? ऑप्शंस है विलियम सिफिन, एडवर्ड वेडनर, रॉल्फ ब्रायबंती एंड मिल्टन एसमैन। So the answer is option number 2, एडवर्ड वेडनर। तो एडवर्ड वेडनर ने बुक लिखी है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन एशिया। तो अब याद रखेंगे कि एशिया में डेवलपमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की बात किसने करी? वेडनर ने करी, एडवर्ड वेडनर ने करी। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन कहाँ से है? अगेन यूनिट 5 कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, बुक्स एंड ऑथर्स में से इसका क्वेश्चन है, एंड ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो ये हैं आज के 5 क्वेश्चंस। नाउ लेट्स कम टू टुडेज टास्क।
Okay, now today's task is number 1. You have to go through the list of all compulsory provisions of 73rd Constitutional Amendment Act. Mostly जितने भी हैं मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं. Still कोई मिस ना हो गया, so you should have a look. Okay, आप बुक में देख सकते हैं, नेट पे देख सकते हैं, जितने भी compulsory provisions हैं उनको आपने एक बार go through करना है. And then share in the comment section any one learning from today's video. Now if you are watching this video till now, I am sure कि आपको इसका कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है. तो at least one learning, at least ऐसा कुछ जो आपने इस वीडियो में आज सीखा, you have to post in the comment section. You can post more if you want. कम से कम आपने एक चीज जो उसमें वीडियो से पूरी से, वो कोई क्वेश्चन हो सकता है, कोई फैक्ट हो सकता है, कोई टेक्निक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, you have to post. And because you are learning something, please like this video. Okay, like this video and complete the task, comment, subscribe, press the bell icon, and thank you so much for watching. Stay tuned till we meet next.